जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 8 अगस्त 2023 का करेंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए करेंट अफेयर्स होते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ। और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। मैं हर दिन आपको एक यहाँ से अभ्यास प्रश्न भी देता हूँ मेंस के लिए। उसको आप लोग वहाँ पे आंसर राइटिंग करके वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे आंसर राइटिंग लिखा हुआ है तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। उससे आप सीख भी सकते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखना चाहिए। ठीक है। और देखिए, वीडियो जो है आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों को लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो आप लोग करेंगे। प्लस बेल आइकन जो दबा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लोग जो है वहां से जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो उससे आप कुछ भी अगर काम कर रहे हो लेकिन आपके पास एक मैसेज आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान आ जाता है कि चलो हाँ, अब आज का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। और हर दिन अब मैं सुबह 5 बजे जो है ये करंट अफेयर्स अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आप लोग 5 बजे, मतलब सबसे पहले अगर आप लोग सुबह उठते हैं तो शुरुआत आप लोग करंट अफेयर्स से करते हैं स्टडी, तो काफ़ी एक अच्छा हम लोग का एक शुरुआत होता है। क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से हम लोग को डायरेक्टली हिंट मिलता है कि हमारे जो प्रीलिम्स मेंस के लिए किस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो एक वो डायरेक्टली हम लोग को वहां से हिंट मिल जाता है। तो हम लोग को डेली पढ़ना है। डेली आप लोगों के लिए मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, मैं अगर ज़्यादा खुशी होगा कि आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएं। आज का जो ये कंटेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा जो यूपीएससी का एक फेवरेट जो टॉपिक्स होते हैं ना, जिनमें से कभी ना कभी हर साल कुछ ना कुछ एक प्रश्न पूछ लेता है, तो उस तरीके का टॉपिक है। आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से अपना नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मैं इन सभी को लेकर के आता हूँ ना, जितना इसमें जो एक मेहनत जिस तरीके से लगता है वो बहुत ज़्यादा, उसके लिए थोड़ा सा यही मन में आता है कि आप लोग उसका बहुत अच्छे से यूज़ करें। और हिंदी मीडियम के लिए खास करके मेरा ये पूरा मेहनत है, क्योंकि हिंदी मीडियम में ये सारी चीज़ों की थोड़ी सी कमी है। तो वो चीज़ों को मैं पूरा करना चाहता हूँ। आप लोग उसका पूरा लाभ उठाएं और कमेंट करके भी बताएं कि आप लोगों को सही में ये चीज़ बेहतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग जो मैप प्रैक्टिस करते हैं उससे शुरुआत करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कार्बन संग्रहण और उपयोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक ना एक प्रश्न यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023 पारित हो गया है। इससे पहले में मैं बताया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से उसको समझेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्लाउडेड लेपर्ड, उसके बाद से भारतीय ईगल उल्लू, उसके बाद से नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, उसके बाद से चीनी अधिशेष संकट का कारण। तो ये अभी हमारे लिए अभी न्यूज़ में था, क्योंकि हमारा जो इस बार उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है चीनी का, तो उस वो भी एक संकट किस तरीके से बन गया है। और इसके बेसिक चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। गन्ना से संबंधित बहुत ज़्यादातर आपको इस तरीके से प्रश्न मिलेगा, तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। उसके बाद से उचित और लाभकारी मूल्य FRP, उसके बाद से MSP। आप लोग देखे होंगे कि यूपीएससी का बहुत फेवरेट ये सब टॉपिक्स है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। अभी मैं पिछला देखिए, आप लोग को मैं जो प्रश्न को एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग देखे होंगे मेंस का भी एक वीडियो डाला हूँ और प्रीलिम्स का 2 वीडियो डाला हूँ। अभी पिछला जो 2023 में जो यूपीएससी का जो जीएस पेपर 1 जो अभी एग्जाम हुआ था, उसका जीएस पेपर 1 जो है उसका मैं अभी एनालिसिस करके डाल रहा हूँ। तो उसमें आप देखे होंगे कि समर्थन मूल्य से संबंधित वहां से प्रश्न पूछा गया था। इससे संबंधित कुछ भी चीजें हो तो वहां से आपको प्रश्न दिखता ही है। उसके बाद से हम लोग उत्तक संवर्धन तकनीक, उसके बाद से बर्ड चिप तकनीक। तो आज हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। देखिए, 1 घंटे का वीडियो होता है। आप लोग बहुत अच्छे से 1 घंटे पूरा फोकस करके रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा आपके लिए। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले मैप में। ठीक है। देखिए, मैप में हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, अगर और भी चीज़ें बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन कुछ हमारे इंडिया लेवल पे भी हम लोग को देखना है। ठीक है। और मैप में आपको मैं जितना बताऊं बस उतने को आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है।
मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ों को ध्यान में रख करके चल रहा हूँ। सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके कवर करूँगा। एक साथ हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। हम लोग के लिए एक फिर बोझा होता है, सर दर्द हो जाता है। तो वो सब चीज़ें नहीं करना है, धीरे धीरे चलना है। ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो है इसमें मैप में जो है हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे जो है मतलब हम लोग भारत के अंतर्गत जितने भी पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा होगा तो भी मैं यहाँ पे बोल करके बताऊंगा तो आप लोग समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर मैं ये इस तरीके से सर्कल भी कर दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे अगर हम लोग अपने भारत के उत्तरी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे हम लोग को काराकोरम आपको दिखेगा, काराकोरम रेंज। उसके बाद से आप देखते हैं यहाँ पे फिर लद्दाख की श्रेणी, उसके बाद से जास्कर दिखेगा। फिर ये पूरा हिमालय पर्वत का जो एरिया है, सब ये हिमालय पर्वत के एरिया है, उसमें ये छोटे छोटे अलग से जो पर्वत है उन सभी के बारे में देख रहे हैं। फिर दक्षिणी क्षेत्र में आप देखते हैं कि शिवालिक की श्रेणी आती है। ठीक है। तो ये हिमालय पर्वत आप देखेंगे पूरा जिस तरीके से फैला हुआ है, ये पूरा उत्तर से लेकर के ये पूर्व तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है। तो हम लोग हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में देखें हम लोग, मैं इसको आपको सबको अलग अलग डिवाइड करके भी बताऊंगा, लेकिन एक बार हम लोग पूरे भारत में जो इम्पोर्टेंट जितने भी पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग इसमें देखते हैं। सब चीज़ों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। बस आप लोग साथ में आप लोग हर दिन आप अच्छे से तैयारी करते चलिए। ठीक है। बाकी मेरे ऊपर है कि मैं आपको किस तरीके से तैयारी कराऊंगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में आप यहाँ पे देखेंगे गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पर्वत श्रेणियां है। उसके बाद से आप इधर पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखते हैं राजस्थान के क्षेत्र में तो यहाँ पे आपको अरावली दिखेगा। फिर आपको मध्य क्षेत्र में ये मालवा का पठार और इसके दक्षिण में आपको दिखेगा विंध्य श्रेणी। ठीक है। उसके बाद से सतपुरा, उसके बाद से यहाँ पे महादेव की पहाड़ियां। तो इस तरीके से प्रश्न आपको दिखता है कई बार कि जैसे कि मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्य श्रेणी है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। उत्तर से जो है दक्षिण की ओर जाए तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो है पहाड़ियां दिखेंगी, ऐसे ऐसे स्थलकृतियां दिखेंगी, ऐसे प्रश्न भी पूछ रहा है। तो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग को देखना है। पूरा यूपीएससी फोकस ये सब चीजें जो हैं मैं लगातार आपको इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपका पूरा सिलेबस और हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उन सभी को मैं देख करके ही लेकर के आता हूँ। तो आप लोग पूरा भरोसा रखें और अपना तैयारी बेहतर करें। ठीक है। विश्वास के साथ चलें, हर दिन अपना करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ें। ठीक है। साथ में मैं मैप आपको वैल्यू एडिशन इसमें कर ही रहा हूँ। उसके बाद से आप देखते हैं यहाँ दक्षिणी क्षेत्र में ये दक्कन का पठार। ठीक है। ये दक्कन का पठार। उसके बाद से फिर थोड़ा सा और दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई की ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद से अनाईमुड़ी। उसके बाद से आपको यहाँ पे दिखता है ये हम लोग इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं या फिर कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। कुछ यहाँ पे देखिए जैसे तट को भी देख लेते हैं। ये पूर्वी घाट हम लोग इसको या पूर्वी तट इसको कहते हैं। ठीक है। उसमें भी अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। अगर उसको भी देखें तो यहाँ पे जैसे ये उत्तरी सरकार हम लोग कहते हैं। ठीक है। ये कोरोमंडल तट इसको कहते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे मालाबार तट हम लोग इसको मालाबार तट कहते हैं इधर का। ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखें। फिर और मैं आपको एकदम सारी चीजों को डिवाइड करके और करीब से मैं सारी चीजों को बताऊंगा अच्छे से। लेकिन आज हम लोग को पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग को देखना था, तो हम लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है। बस इतने को आप एक बार अच्छे से समझ जाओ कि जो मैं बताया वो कहाँ कहाँ पे है। बस एक माइंड में आपका इतना मैप बन जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन अपने टॉपिक के ऊपर। ये कार्बन संग्रहण और उपयोग, ये टॉपिक अभी जो है हमारे मतलब करंट में चल रहा है। ठीक है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो इन्वायरमेंट सेक्शन है आप देखे होंगे कि कितना ज़्यादा उधर से प्रश्न बनता है प्रीलिम्स में, मेंस में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक। और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ही बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको प्रश्न यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फोकस बने। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पढ़ के समझते हैं। निम्नलिखित कृषि पद्धति पर विचार कीजिए। 2012 में हालांकि ये पूछा गया है, लेकिन आपको और प्रश्न मैं दिखाऊंगा। इन प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आप देखिए यहाँ पे तो कार्बन लिखा है, कार्बन संग्रहण, और यहाँ पे कृषि।
तो कृषि जो है कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ है। यूपीएससी को कोई भी हल्के में जो लेता है ना, वो आगे चल करके जो है परेशान ही रहता है। देखिए आप लोगों को मैं हर तरीके से जो है यहाँ पे समझाने का, आपके दिमाग खोलने का भी कोशिश करता हूँ मैं यहाँ। देखिए आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कृषि दिख रहा है और यहाँ पे कार्बन संग्रहण, तो इससे कैसे संबंधित है, तो हम लोग आगे समझेंगे, पढ़ेंगे उसको कैसे संबंधित है, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग किसी चीज को बेसिक अगर पढ़ रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बेसिक तो पढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उससे संबंधित कुछ जुड़े हुए चीज भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अब ये कृषि है वो कार्बन से कैसे जुड़ा है, समझिए आगे। अब यहाँ पे 3 टॉपिक अलग से दे दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है कंटूर बंडलिंग, उसके बाद से रिले फसल, उसके बाद से शून्य जुताई। अब ये 3 टॉपिक हैं। फिर आगे पढ़िए वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। अब यहाँ पे देखिए कृषि के बारे में बताया जा रहा है, कृषि की पद्धति के बारे में। अब यहाँ पे वैश्विक जलवायु परिवर्तन कहाँ से आ गया, तो अब इससे जुड़ा हुआ आपको समझ में आएगा। देखिए आगे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से, यहाँ पे कौन मिट्टी में कार्बन को अलग करने या फिर भंडारण में मदद करता है। तो अब यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि यहाँ पे जो कृषि पद्धतियां भी हैं, कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जो कि कार्बन के अवशोषण उसको या फिर पृथक्करण में जो है सहायता करती हैं, है ना। तो अब देखिए कैसे जुड़ा हुआ है इन दोनों से, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोगों को मतलब चारों, अब जितना भी डायरेक्शन है हमारे दिमाग का, उन सबको खोल करके पढ़ना है, उन सबको खोल करके तैयारी करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा आंसर है शून्य जुताई। शून्य जुताई जो है हमारे यहाँ पे, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, आगे और भी प्रश्न है कि ये जो है मिट्टी में कार्बन का पृथक्करण और अवशोषण में ये सब चीजें मदद करता है, ये जो शून्य जुताई पद्धति है कृषि का, उससे। तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। चलिए अब हम लोग आगे अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आप लोग पूरा फोकस रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करना है, बहुत सारे प्रश्न हैं उनको भी एनालिसिस करना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए देखें अगला प्रश्न। देखिए कृषि में शून्य जुताई का क्या क्या लाभ है। तो फिर से यहाँ पे शून्य जुताई से एक और प्रश्न पूछा, और कब पूछा गया है, 2020 में, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या गया है, अलग चेंजेस किया गया है। तो इससे हम लोग को क्या चीज सीखे, हम लोग ये भी सीखने को मिला यहाँ से कि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो हमेशा जब एग्जाम के लिए जो पेपर सेट करते हैं, वो लोग जरूर एक ना एक बार पिछले ईयर का जो है प्रश्न को जरूर एक बार देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग को समझ में आती हैं। और दूसरा ये टॉपिक, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से प्रश्न कुछ समय बाद फिर से एक ना एक बार थोड़ा सा उससे अलग, उससे संबंधित चीजें जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी 3 टॉपिक है। पहला क्या है, तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, पहला। दूसरा फिर यहाँ पे दूसरा देखिए, धान के पौधों की नर्सरी की आवश्यकता के बिना गीली मृदा में धान के बीज की सीधी बुआई संभव है। तीसरा, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो इसके लाभ हैं। अब ये लाभ, ये तीनों है कि नहीं है, ये आपको यहाँ पे किस तरीके से समझेंगे आप जब ये शून्य जुताई के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो देखिए शून्य जुताई जो है, शून्य जुताई का मतलब ही हम लोग को समझ में आया, शून्य मतलब कुछ जुताई नहीं कर रहे हैं। 50% जुताई अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग समझ में आता है कि आधा जो है, आधा खेत की जुताई करेंगे, आधा छोड़ देंगे, तो शून्य जुताई बोला जा रहा है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि आप देखिए यहाँ पे इस खेत में कि ये जो है आप देख रहे हैं, ये धान का जो डंठल है, जब हम लोग ऊपर से कटाई करते हैं धान का, तो कुछ ये सब डंठल वगैरह छूट जाए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो शून्य जुताई का मतलब ये है कि जब हम लोग फसल उगाते हैं, उस फसल को जब हम लोग काट देते हैं, उसके बाद से हम लोग को उसको खेत को जोतना नहीं, हम लोग को फिर से उसमें दूसरा फसल उगा देना है। तो उससे हम लोग को क्या क्या लाभ है, तो देखिए इसमें क्या लाभ होता है। पहला लाभ हम लोग को ये होता है कि हम लोगों को जो है कृषकों के लिए जो है एक मेहनत थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा, जो लागत है उसमें कमी आती है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे अब इस खेत को जोतने के लिए जितना पैसा आपको लगता है, जितना एनर्जी लगता है, वो अभी आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा चीज क्या होता है कि इस जैसे ये जो मृदा है, इस मृदा की आप देखेंगे कि उपजाऊपन जो है, इसकी विविधता, जैव विविधता के अंतर्गत
जो चीज़ें हैं इसमें, जो एक पोटेंशियल है वो चीज़ें बनी रहती हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें भूमि का अपरदन कम होता है। अब भूमि का अपरदन इसलिए कम है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग उखाड़े नहीं है, किसी भी चीज़ को ऐसे ही रह रहे हैं, इसको जोते नहीं है, तो अपरदन की स्थिति भी बहुत कम। नमी भी इसमें बनी रहती है। चौथे पॉइंट में भी आप बोल सकते हैं कि नमी इसकी बनी रहती है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नमी बनी रहती है तो फिर इसमें क्या होता है कि कार्बन अवशोषण, पृथक्करण की ये जो स्थितियां जो है इसमें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, प्लस इसमें आप पांचवें छठे पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि जो फसल है ना, इस फसल, अगर ये जो फसल है, अगर हम लोग ये जो डंठल वगैरह जो बचे हुए हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आप जो अलग फसल उगाते हैं तो एक उन लोगों को प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है। प्लस ये लोग क्या होते हैं कि यहाँ पे फिर रहे रहे एक तरीके से लोग भी गलते हैं, सड़ते हैं, तो एक तरीके से इनको फिर अलग से इनको ह्यूमस वगैरह भी यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को शून्य जुताई का लाभ समझ में आया, और शून्य जुताई क्या है वो भी समझ में आया। ठीक है, और ये कार्बन अवशोषण पृथक्करण में किस तरीके से यहाँ पे सहायता करता है वो भी हम लोग को समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का जो है ये तीनों सही चीजें हैं, क्योंकि हम लोग बिना जलाए उसको क्या करते हैं, डंठल को छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि धान के जो पौधों को नर्सरी की भी यहाँ पे अलग से आवश्यकता के बिना जो है हम लोग गीली मिट्टी में ये धान के बीज को सीधी बुआई भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे किया गया है। उसके बाद से मृदा में ये कार्बन पृथक्करण भी करता है, तो इस तरीके से भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का सभी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, एक प्रश्न और है, देखिए इसको। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के कारण होने वाले ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के संदर्भ में निम्नलिखित कौन कार्बन पृथक्करण के लिए संभावित स्थल हो सकता है? ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हम लोग अगर इस तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं, एनालिसिस करके पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए कॉमन सेंस का जो है एक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए पॉइंट्स, पहला पॉइंट में है यहाँ पे कि परित्यक्त और गैर आर्थिक कोयले की तह, और दूसरा यहाँ पे देखिए तेल और गैस भंडारण में कमी, तीसरा भूमिगत गहरी लवणीय संरचनाएं। ठीक है, तो ये जो तीनों यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे आगे बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हम लोग को इसमें सही उत्तर चुनना है। अब आप पहले इस ऑप्शन को देखिए कॉमन सेंस में, कि क्या बोल रहा है कि जो है कार्बन पृथक्करण में क्या यहाँ पे संभावित, मतलब कौन कौन से संभावित स्थल हो सकते हैं। कार्बन पृथक्करण से आपको यहाँ पे अगर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विधि है जिसमें हम लोग जो है कार्बन, आप लोग को देख रहे हैं कि कार्बन से रिलेटेड हम लोग को कितने ज्यादा अभी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो उस कार्बन को हम लोग किस तरीके से जो है हम लोग एक इन्वायरमेंट से अलग करें, ठीक है, या फिर हम लोग कार्बन को कुछ ऐसे जगह पे यहाँ पे भंडारित करें, ये सब इसी से संबंधित है, संग्रहण और उपयोग से हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो हम लोग कार्बन को यहाँ पे किस तरीके से जो है मतलब उसको एक भंडारण उसका रखें, भंडारित करें, ऐसे जगह पे रखें कि जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इश्यू ना हो, और प्लस हमारा जो है मतलब एक जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो भी मैनेज रहे। ठीक है, और कार्बन का सही तरीके से जो है उस जगह पे भी भंडारण हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वही आपको यहाँ पे नॉर्मल आसान भाषा में आप कार्बन पृथक्करण से संबंधित समझ सकते हैं, जान सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सोचिए इसी संदर्भ में जो मैं आपको बताया कार्बन पृथक्करण, तो अगर आपको कार्बन पृथक्करण या फिर इन्वायरमेंट से कार्बन को हटा करके किसी एक जगह पे रखना है, तो आप क्या क्या चीजें यहाँ पे उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जब ये सबको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जैसे कि अब ये परित्यक्त और गैर आर्थिक कोयले की तह, गैर आर्थिक मतलब एक तरीके से वो आर्थिक रूप से अब उसका उपयोग नहीं बचा है। कोयले का जो हम लोग कोयले को निकालने के लिए बहुत गड्ढा तरीके से हम लोग जमीन की जो खुदाई करते हैं, तो अब उस जगह पे क्या है उसका उपयोग खत्म हो गया, तो उस निचली क्षेत्र में हम लोग वहां पे कार्बन को ऐड कर सकते हैं। तो क्या है फिर जो है ऊपरी क्षेत्र मतलब इन्वायरमेंट में वो नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं।
फिर देखिए तेल गैस जो भंडारण में कमी। तो ऐसा क्षेत्र, ठीक है, ऐसा स्थल जहाँ पे अब देख रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे ऐसा स्थिति है जहाँ पे हम लोग देखे कि खुदाई वगैरह किए हैं, वहाँ पे तेल गैस वगैरह कुछ भी वहाँ पे उस तरीके से नहीं मिल रहा है। तो उस क्षेत्र में भी हम लोग क्या करें, कार्बन को वहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए भूमिगत गहरी लवणीय संरचना है। तो इस जगह पे इस तरीके से जो क्षेत्र है, गहरे क्षेत्र है, ठीक है, और लवणीय क्षेत्र है वो जगह, तो हम लोग वहाँ भी जो है यहाँ पे कार्बन को वहाँ पे हम लोग मर्ज कर सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, कार्बन पृथक्करण में ये तीनों संरचनाएं हम लोग को ये समझ में आया कि तीनों जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पॉइंट्स, तीनों सही हो गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों सही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स, जो हमारा पहला जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है कार्बन संग्रहण और उपयोग, कितना इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आया। और ये केवल आपको नॉर्मली मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है डाटा वगैरह, आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक तरीके से समझने अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और हर तरफ से सोचने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो ये मेन बात क्या है कि हमारे आप देख रहे होंगे कि लगातार इन्वायरमेंट में, और हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में लगातार हम लोग कई बार ऐसे सुनते हैं, मैं खुद आपको पढ़ाया हूँ कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर के लगातार जो है पूरा वैश्विक चिंताएं चल रही है ना, कि कार्बन को हम लोग, क्योंकि देखिए कार्बन जो है ना वो हम लोग को क्लाइमेट में जैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी जिस तरीके से हमारा, और गर्मी जो है गर्मी के समय और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब कार्बन उत्सर्जन से लेकर के बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशंस वगैरह, जीव जंतु जो है, ठीक है, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा ये हानि पहुंचाता है। तो इसलिए हम लोग लगातार इसमें ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो है यहाँ पे चिंताएं व्यक्त की जा रही है कि हम लोग इसको किस तरीके से जो है कार्बन को कम करें। इसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे प्लान अलग अलग कर ही रहे हैं, ठीक है। साथ में हम लोग को अगर जो अभी उत्पादन हो रहा है जितना ज़्यादा हम लोग से, अब जैसे कि विद्युत संयंत्र वगैरह से हम लोग जितना जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं उन सबसे कार्बन निकलता है। तो उस कार्बन को भी हम लोग किस तरीके से ऐसा उसका क्या मैनेजमेंट करें, उसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे संग्रहण, कि उसको किस तरीके से संग्रहण करें कि वो जो है इन्वायरमेंट में ना फैले। तो हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट आगे बढ़ कर के हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो कार्बन है उस कार्बन को हम लोग संग्रहण कर लिए, तो संग्रहण करने के बाद उसको कभी ना कभी फिर वह उस तरीके से फैलेगा, ठीक है, या फिर कितना समय तक हम लोग उसका संग्रहण करेंगे। तो संग्रहण करने के बाद क्या हम लोग उसका कुछ उपयोग भी कर सकते हैं क्या, जिसका एक उपयोग भी हो जाए और एक तरीके से संग्रहण किए हुए हैं तो उसका यूज भी हो जाए, है ना। तो हम लोग जो संग्रहण किए हैं कार्बन, उस कार्बन को हम लोग किस जगह पे किस तरीके से जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो पूरा इसी पॉइंट पे हम लोग को सारी बातें करनी है, ठीक है। और करेंट में इसलिए है क्योंकि अभी यूके की जो सरकार है, और लगातार ये तो वर्ल्ड लेवल पे चलता है, हालांकि ये यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज में आ गया इसलिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जो यूके की सरकार है वो अभी जो है यहाँ पे मतलब एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पे ये लोग एक रणनीति, एक योजना बनाए हैं, ठीक है। तो अब ये लोगों ने इस तरीके से योजना बनाया तो क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड लेवल पे एक थोड़ा सा संदेश चला गया, लोगों को भी और यहाँ पे धीरे से जो है जानकारी मिलने लगी, या फिर जैसे होता है ना कि याद आ जाना, ठीक है। तो फिर वो लोगों को याद आ गया। अब जैसे हम लोग को भी याद आ गया कि अब अच्छा अब हम लोग को भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ सीखने को मिल गया, ठीक है। तो इस यहाँ से फिर हम लोगों को फिर ये न्यूज में इसलिए आया, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमारी सरकार भी खुद बहुत सारी ऐसे प्रयास कर रही है इसके लिए। तो अभी हम लोग को मेन जो समझना है, इस पॉइंट पे फोकस करके समझना है, तो हम लोग इसी पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि आखिर ये क्या ऐसा जो कार्बन संग्रहण और उपयोग क्या चीजें हैं, इसमें जो जो पॉइंट है हम लोग उसको पढ़ते हैं। बाकी तो मैं एकदम आसान भाषा में आपको क्लियर कर दिया है सारी बातें। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या बातें और हम लोग जिसको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए औद्योगिक प्रक्रियाओं और विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है ये एक प्रकार का डिजाइन है, ठीक है। तो हम लोगों को इससे समझ में आया कि जो ये कार्बन संग्रहण और उपयोग जो है
यानी कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो है ये क्या है। तो ये एक ऐसा तकनीक है जिसमें हम लोग जो जितना इस तरीके से अगर औद्योगिक चीजें जो कर रहे हैं, विद्युत संयंत्रों से जो जिस तरीके से ये यहाँ पे कार्बन निकल रहे हैं जीवाश्म ईंधन से, तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें इसके उत्सर्जन को कम करने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो उसका एक डिजाइन है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये कार्बन संग्रह और उपयोग क्या है, या फिर ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या है, इस तरीके से प्रश्न अगर आ रहा है आपको, ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि इसका मतलब क्या होगा, है ना। आगे देखते हैं। और तो ये जो तकनीक है शून्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ये पॉइंट, ये वर्ड जो है ना, यही से ऐसे वर्ड से प्रश्न बनेगा, इसलिए मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका। जहां पे देखते हैं मैं आपको डाटा हर जगह लेकर के आ रहा हूँ, जहां पे कॉन्सेप्ट जरूरत हो वहां पे कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग बस भरोसा करके समझिए, फोकस यहीं पे रखिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अब देखिए, ये जो आपको यहाँ पे शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो है, ये जो एक प्लान जो है, एक डिजाइन जो है, एक पद्धति जो है, इसका क्या लक्ष्य है। हम लोग तो ये समझ में आ गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यहाँ पे उत्सर्जन को कम करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य है कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो मात्रा को वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करने से रोकना। ठीक है, तो उसको क्या है, हम लोग को कुछ इस तरीके से, मैं आपको पहले जो बताया ना यहाँ पे सारी चीजें, वही बातें यहाँ पे की जा रही है कि कार्बन को हम लोग को किस तरीके से उसको रोकना है वायुमंडल में फैलने से पहले। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन लोगों ने दो अलग से जो है यहाँ पे एक मुख्य रूप से जो है प्लान किया हुआ है। ठीक है, उस तकनीक में दो कार्य हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। दो कार्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो ठीक है, ये आपको मेंस में कभी भी आपको कहीं भी आंसर राइटिंग के लिए इस तरीके से आए कि कार्बन को किस तरीके से जो है हम लोग कम कर सकते हैं, तो वहां पे ये बातें आप लिख सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट में ये लोगों ने क्या कहा, क्या प्लान है इनका, मतलब दो प्लान पे ये लोगों को काम करना है। अब इस तकनीक के अंतर्गत जो है दो प्लान किए हुए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे ये किए हुए हैं कि यहाँ पे पॉइंट सोर्स, ठीक है, पहला प्लानिंग यहाँ पे किए हैं, इसका नाम है पॉइंट सोर्स। इसका क्या मतलब है, तो पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि आप देखिए, जैसे ही अगर जैसे मान के चलिए एक संयंत्र है, ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का विद्युत संयंत्र है, उस संयंत्र से अगर यहाँ पे जैसे ही वो कार्बन का उत्सर्जन हुआ, उस उत्सर्जन को इसी जगह से हम लोग ऐसा कुछ मैनेजमेंट करें जिससे कि या तो उसको पूरा नीचे भूमि में लेकर के चले जाए, या फिर जहां पे उसको जैसे स्टोर करना चाहते हैं डायरेक्टली वहीं पे उसको स्टोर कर दें। ठीक है, उसको बीच में कहीं फैलने वालने का जरूरत ही ना दें, उसको कुछ ऐसा मौका ही ना दें। तो इस पद्धति में ये पहले पॉइंट पे लोग पहला इस तरीके से लोग काम करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे दूसरा देखेंगे कि डायरेक्ट एयर कैप्चर। तो अब यहाँ पे एक तो यहाँ से आपको जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है उसको हम लोग इस तरीके से कैप्चर किए। दूसरे तरीके से वायुमंडल में पहले से ही उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम लोग हटाने पर केंद्रित। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया। पहले पॉइंट में जो है हम लोग को जो भी अभी जितने भी जो संयंत्रों से जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहे उनको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट वहीं से उठा लेना है, उसको बढ़ने नहीं देना है। दूसरे पॉइंट में जितना अभी जो बचे खुचे जो इन्वायरमेंट में जो फैले हुए हैं उनको हम लोग को हटाना है। दो पॉइंट पे इनका पूरा काम इसी बेस पे चलेगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो जाता है ना, लेकिन देखिए मैं पूरा दिल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, वो उस टाइप से कुछ है ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस समझ जाए। ठीक है, तो इसलिए समय थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसको समझेंगे इस बात को, क्योंकि इस तरीके से YouTube में देखिए कोई अभी लाभ नहीं मिल रहा है मुझे किसी भी तरीके से, लेकिन मैं बहुत खुशी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इस तरीके से। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, मेरे लिए यही अभी जो भी है एक अर्निंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और इसमें तो अब हम लोगों ने ये पॉइंट को देख लिया, अच्छे से समझ लिए हम लोग, एकदम क्लियर आपको हो गया, क्लियर हो गया। कमेंट करके बताइएगा इसको।
कार्बन संग्रहण, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उपयोग, अब हम लोग उपयोग पे आएंगे। कार्बन संग्रहण कर लिए, 2 पॉइंट एकदम एकदम मतलब बेस्ट पॉइंट आपको मैं बताया। अब यहाँ पे है उपयोग, तो उपयोग में हम लोग क्या क्या उपयोग इसका करेंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट। जैसे देखिए यहाँ पे खनिजीकरण, स्थिर कार्बोनेट बनाने के लिए कैप्चर किए गए कार्बन की कुछ खनिजों के साथ प्रतिक्रिया कराई जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोग, जिसमें जो है यहाँ पे जिसे भूमिगत रूप से यहाँ पे सुरक्षित रूप संग्रहित किया जा सकता है, सुरक्षित रूप से यहाँ पे उसको संग्रहित किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे निर्माण सामग्री में उपयोग किया जा सकता है। और यह प्रक्रिया जिसे खनिज कार्बोनेटीकरण के रूप में जाना जाता है, या फिर कार्बन भंडारण की ये एक रूप से मतलब दीर्घकालिक सुरक्षित विधि है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग जो है उपयोग के लिए क्या किए कि हम लोग एक तरीके से जो है उसको मतलब कैप्चर किए, कैप्चर करने के बाद से हम लोगों ने उसको संरक्षित करने का, एक संग्रहित करने का हम लोगों ने उसमें मतलब एक संग्रहित किए उसको, ठीक है। और संग्रहित करने के बाद से हम लोग उसको किसी न किसी जैसे उपयोग के लिए हम लोगों ने उसको बेस बना करके उसको मतलब रखे हुए हैं, ठीक है, उसको भंडार करके रखे हुए हैं। हम लोग उसको उपयोग में फिर मतलब ले करके आएंगे, ठीक है। अब खनिजों के साथ यहाँ पे जैसे अब जब ये हम लोग भंडारण किए उसका, तो अब यहाँ पे इसी प्रक्रिया के अंतर्गत बता रहा हूँ कि हम लोग ने जो खनिज वगैरह जिसमें बनाते हैं, जिसमें अगर कार्बन की इस तरीके से आवश्यकता है तो हम लोग उसके साथ मर्ज कर देंगे उसको। तो अब जो हम लोगों ने भंडारण यहाँ पे कर लिया, उस भंडारण को हम लोग ने यहाँ पे एक दूसरे खनिज के साथ मर्ज करके भी हम लोग ने उसको मतलब उसका एक रूप में चेंजेस कर दिए हम लोग, ठीक है, वो दूसरे के साथ जुड़ गया। तो उससे भी हम लोग क्या हो गया, जो भंडारण है उसका दूसरे जगह पे उपयोग हो गया, ठीक है। दूसरे कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ पे सिंथेटिक ईंधन, इसमें सिंथेटिक ईंधन के रूप में भी हम लोग उसको यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। कैसे, संग्रहित किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेटिक का यहाँ पे प्राकृतिक गैस, सिंथेटिक डीजल, सिंथेटिक जेट ईंधन के उत्पादन करने के लिए जो है हाइड्रोजन के साथ संयोजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस तरीके से जो है गैस, इन सभी गैसों में, गैस डीजल वगैरह में हम लोग क्या करेंगे, उसको मर्ज कर देंगे, उसमें भी हम लोग मिला सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हम लोग उसमें भी एक ईंधन के रूप में भी उसको फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग ने जो संग्रहित किया उसका उपयोग यहाँ पे हो गया, है ना, तो फैला भी नहीं, और जो है यहाँ पे उसका उपयोग भी हो गया। फिर उसके बाद से ग्रीन हाउस और इंडोर कृषि, तो इसके अंतर्गत भी हम लोग देखेंगे कि पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस और इंडोर कृषि स्थलों पर यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। तो हम लोग जो संग्रहित किए हैं, पौधों में भी जो है कार्बन की आवश्यकता होती है, जितने भी जो कृषि जितने भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, कृषि में भी उसका उपयोग उस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे एक उपयोग और पता चल गया हम लोग को। उसके बाद से यहाँ पे शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ का यहाँ पे उत्पादन में भी हम लोग एक शुष्क बर्फ में यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा कम तापमान में एक मतलब ठोस पदार्थ के रूप में ये होता है। तो हम लोग इसमें भी जो है संग्रहित की गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके यहाँ पे शुष्क बर्फ के उत्पादन में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना हम लोगों ने उपयोग देखा अलग अलग से, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या क्या देखे हम लोग, तो पहला देखेंगे कि देखे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग जिस तरीके से उसको भंडार करके लंबे समय तक, ये सब लंबा मतलब समय है, लेकिन हम लोग उसको क्या है भंडारित करके रखेंगे, और जब भी हम लोग किसी भी खनिज वगैरह जहाँ पे कार्बन की जिसमें मर्ज करने की आवश्यकता, हम लोग उसको वहाँ पे मर्ज कर देंगे, ठीक है। दूसरे कंडीशन में हम लोग ने देखा कि सिंथेटिक ईंधन सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग जितने भी गैस वगैरह डीजल वगैरह जो होंगे, उन सभी को यहाँ पे उस ईंधन बनाने में हम लोग उसके साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है, मतलब उसके साथ हम लोग मिला देंगे। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की एक बात की गई है, तो हम लोग हाइड्रोजन के साथ मिला करके एक ईंधन यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधों को कार्बन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो लोगों को भी हम लोग, या फिर वो लोग भी अवशोषित करके रखते हैं, तो हम लोग वहां पे भी उपयोग कर लेंगे तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में हम लोग देखें कि जो है शुष्क बर्फ को बनाने में भी हम लोग जो है कार्बन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 4 पॉइंट एकदम क्लियर हो गया उपयोग के रूप में।
देखिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अपने भारत की स्थिति में। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया, हम लोग थोड़ा सा भारत की स्थिति में देखते हैं, 2 पॉइंट ज़्यादा नहीं। भारत में कार्बन संग्रहण और उपयोग में उत्कृष्टता के 2 राष्ट्रीय केंद्रीय यहाँ पे केंद्रों की स्थापना यहाँ पे किया गया है और लगातार वो लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? ये क्या होता है ना, जैसे प्रीलिम्स में आजकल पॉइंट जैसे देख ही रहे हैं आप, फैक्ट तरीके से कार्बन के बारे में तो एक पूछ लिया बेसिक, दूसरा उससे संबंधित चीजें पूछ लिया। जैसे यहीं पे पूछ लिया कि कार्बन को अवशोषित करने के लिए हमारे लिए जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया है, वो इस कार्य को करता है। तो आपको जानकारी रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट है कि ये लोग जो है कार्बन संग्रहण और जो उपयोग का एक, ये लोग भी इस तकनीक पे काम कर रहे हैं। तो वो लोग कौन कौन से हैं? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई में कार्बन संग्रहण और उपयोग में राष्ट्रीय यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र जो है, ये लोग इससे जुड़ करके काम कर रहे हैं। उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर द यहाँ पे एडवांस्ड एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु, ठीक है। तो यहाँ पे बेंगलुरु में भी यहाँ पे नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, तो ये इस बेस पे ये लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 संस्थाएं हैं जो लोग कार्बन संग्रहण और उसके उपयोग पर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोगों को है, हम लोग संग्रहित किए, उसको उपयोग किए। तो इससे हम लोग को ये भी समझ में आया कि हम लोग इसको जो है इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा एक जो है हम लोग एक चेंजेस ला सकते हैं। हमारा इन्वायरमेंट में जो है जो चेंजेस करने का लगातार जो है वर्ल्ड लेवल पे एक प्रतिबद्धताएं जो हैं वो लगातार हर देश दे रहे हैं कि हम लोग कार्बन को इतना कम कर लेंगे, इतना कम कर लेंगे। तो नॉर्मली हम लोग अगर समझें तो हम लोग को ये क्या है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक बहुत ही लाभदायक एक यहाँ पे प्लान है ये हमारा, ठीक है। एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है, हम लोग ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम लोग को उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी टॉपिक्स प्रश्न आते हैं तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लागत। तो लागत हम लोग को लगभग हर एक चीज़ों में लागत जो है, यानी कि जो सबसे बड़ा जो धन मनी जो है सभी चीज़ों में जो है इम्पोर्टेंट रहता है, तो यहाँ भी वैसे ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी जो है पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब लागत का मतलब यहाँ पे पूंजी, ठीक है, पैसा धन सब एक ही है, लास्ट में वहीं पे जाता है कि आपको यहाँ पे धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कार्बन कैप्चर, परिवहन और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु उच्च प्रारंभिक पूंजी लागत की आवश्यकता। यहाँ पे फ्लू गैसों या फिर ये औद्योगिक प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैप्चर करने में अधिक लागत यहाँ पे लगता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए फिर अगला कि भूवैज्ञानिक भंडार उपयुक्तता। कार्बन डाइऑक्साइड के दीर्घकालिक भंडार के लिए उपयुक्त जो है भौगोलिक संरचनाओं की पहचान करना, उन्हें सुरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। अब जैसे कि मैं आपको अभी बताया था वहाँ पे कि क्या करेंगे ये लोग डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है, और यहाँ से प्रश्न आपको अभी हम लोग जो प्रश्न डिस्कस किए इसी कॉन्सेप्ट पे बता कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपयुक्त स्थल होंगे जहाँ पे जो है हम लोग कार्बन का भंडारण कर सकते हैं। तो हम लोग बोलने में आसान लग रहा है, आपको सोचिए कि अगर हमारे भारत देश में हम लोग जो है इसको एक तरीके से जो है मतलब भूमि में, ठीक है, ऐसा स्थल खोजेंगे जहाँ पे जो है इसको दबा करके रख दें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उस वहाँ पे खोजने के लिए हम लोग को हर चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे के लिए वो स्थल जो है वो स्थल जो है वो हमारे लिए अगर उपयुक्त नहीं हो पाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो हम लोग उस जगह पे जो है हम लोग इस तरीके की कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उसको खोजने में, उसको सर्च करने में, परीक्षण करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत लागत लगेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। नॉर्मली कहीं भी आप खोद करके उसको डाल देंगे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद से फिर जो है रिसाव अथवा ये भूकंपीय गतिविधियां, ये संभावित जोखिम। अब जैसे ऐसी स्थिति आई, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो कार्बन जो है वो फिर से जो है बाहर निकल जाएगा और पूरा इन्वायरमेंट फैलेगा, और वो जो है एक साथ अगर
यहाँ पे जो एक साथ अगर है वो कार्बन, तो समझ लीजिए कि और ज़्यादा कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे इफेक्ट करेगा एक साथ अगर इस तरीके का गतिविधि अगर हुई और कार्बन जो है वो बाहर निकल गया। तो ये भी एक जोखिम है, चुनौतियां हैं, इसको भी देख करके समझ करके भूकंपीय क्षेत्र हर चीज को हम लोग को देख करके एनालिसिस करके ही हम लोग उस चीज को जो है कार्बन को हम लोग उस जगह पर जो है रख सकते हैं। तो ये भी एक चुनौती है इसमें, ठीक है। तो इतने सारी चीजें हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग को जब चुनौतियां हैं तो उस चुनौतियों को साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग को क्या और करना चाहिए एक सुझाव के रूप में, जो हम लोग लास्ट में हम लोग सुझाव देते हैं कि अब होता ही है जैसे हर चीज में हम लोग जैसे अब हम लोग जैसे देखिए कि नॉर्मली हम लोगों को जितने लोग अगर आप डेडिकेटेड जितने लोग हैं सभी लोगों को, ठीक है, यूपीएससी निकालना है, ठीक है, आईएएस आईपीएस जो बनना है, तो अब इसमें बनने के लिए हम लोगों ने तो एक ये गोल डिसाइड कर लिया, ठीक है। लगातार जो है हम लोग इसके अलग अलग तरीके से मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, रोज रोज नए तरीके से टाइम टेबल प्लानिंग कर ही रहे हैं, ठीक है। और रोज तरीके से हम लोग हिम्मत कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा जोश आ रहा है तो कभी स्टेटस डाल दे रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हैं वो लोग कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि हम लोग अगर थोड़ा सा पॉइंट की बात करें तो अब यहाँ पे जो है हम लोगों को आगे चल करके देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक जैसे हम लोग का एक गोल है, तो कितना एक सुकून से हम लोग इस चीज में अगर हम लोग को ये मिल जाता है तो हम लोग बहुत सुकून से जो है इसमें एक जो बोलते हैं ना परम शांति का अनुभव होगा। जितना ज्यादा हम लोग इसका ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग जो अभी हर दिन हम लोगों को करेंट अफेयर्स हर दिन हम लोगों को जो है लगातार किसी भी स्थितियों में जो है हम लोग को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है तो आप देख ही रहे हैं, समझ ही गए हैं, मतलब किस तरीके से पढ़ना है, नॉर्मली नहीं, ठीक है। पूरे हर तरीके से जितने हम लोग का मतलब एक तरीके से जितना हम लोग क्या बोलते हैं उसको एक मतलब आंख नाक काल मतलब सब चीजें खोल करके जो है ध्यान से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजों को दिव्य दृष्टि, ठीक है, इस तरीके का वर्ड यूज कर रहा हूँ उससे समझ जाएगा। तो हम लोग को वो सारी चीजें जो है हम लोग को ध्यान में रख करके जो है चलना है, नॉर्मली हम लोग पढ़ करके पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए क्या है, ये चुनौतियां ही हैं, ठीक, ये हमारे लिए चुनौती है। और प्लस ये भी चुनौती है कि हम लोग केवल एक व्यक्ति नहीं है, कई लोग हमारे कंपटीटर्स हैं। अगर आप जो है आज 8 घंटा पढ़े तो कुछ लोग 10 घंटा पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग 6 घंटा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 4 घंटा पढ़ रहे हैं। लेकिन ये लोग जो पढ़ रहे हैं वो लोग बहुत लॉजिकल तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आपके पास अलग अलग तरीके से चुनौतियां हैं यहाँ पे, ये सब चुनौतियां हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बाद जो है आप क्या करते हैं, आप अलग तरीके से अपने आप को फिर से जो है मोटिवेट करते हैं और फिर प्लान बना करके चलते हैं। और ये प्लान जो रहता है इन सभी चुनौतियों को देखते हुए जो है ये प्लानिंग आपको आगे बढ़ता है, आगे अब फिर चलते हैं इस प्लान के साथ। तो वैसे ही हमारे साथ हर चीज़ें हैं लाइफ का, ये जो है ये एक नेचुरल तरीके से जो है नेचुरल थिंग है हर चीज़ों के लिए। हर चीज़ में आपको ये सारी बातें दिखेंगी कि वो कार्य भी करना है, उसमें चुनौतियाँ भी है, उसमें लाभ भी है, ठीक है, और एक बीच का रास्ता भी है ना। उन चुनौतियों से निपटते हुए भी आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो वो यहाँ पे है। तो हम लोग इसी को देखेंगे, तो हम लोग को किस तरीके से जो है एक मध्यम मार्ग में आगे बढ़ना है चुनौतियों के साथ भी, ठीक है। तो देखिए पुनर्नवीकरण, वृक्षारोपण और सतत भूमि प्रबंधन कार्यक्रम संभावित रूप से कार्बन को अलग करके जैव विविधता को बढ़ावा दे करके और पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ पे लचीलेपन में सुधार करके जो है ये एसएससी में सीसीएस में यहाँ पे सहायता कर सकते हैं। तो सीसीएस जो है वर्ड जो है वो उसी का वर्ड है यहाँ पे जो हम लोग अभी लगातार जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। शुद्ध शून्य यहाँ पे क्या था, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे। देखिए थोड़ा सा मैं जल्दी से थोड़ा फोकस नहीं हो पाता है, भूल जाता हूँ कुछ कुछ पॉइंट, तो इसीलिए उसके लिए आप लोग ज़्यादा अन्यथा नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो है हम लोगों को काम करना है, उसी का हम लोग का ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। बीच में हम लोग मैं इसको रख दिया हूँ ताकि थोड़ा सा
ज़्यादा वर्ड बताना ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग इससे ये चीज़ समझ में आ गया हम लोगों को कि किस तरीके से। अब देखिए इस वर्ड को, आप देखिए ये जो हम लोग पढ़े पहला कॉन्सेप्ट सुझाव के अंतर्गत, तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा? हम लोगों ने देखा इसमें कि हम लोग को जो लागत कम लग रहा था उस लागत को भी हम लोगों ने देख करके यहाँ पे किया। अब जैसे प्राकृतिक चीज़ों को हम लोग बढ़ावा देंगे तो इसमें लागत भी कम लगेगा और कार्बन उत्सर्जन में भी थोड़ा सा कमी आएगा इसके अवशोषण से, इन सब के अवशोषण से, है ना। और प्राकृतिक चीजें हैं तो वो लोग लगातार जो है उससे एक तरीके से थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करेंगे, क्लाइमेट को बेहतर करेंगे, मतलब एक लड़ने में थोड़ा सा सक्षम होंगे अगर हम लोग ये सारी चीजें करते हैं तो कार्बन से, है ना। तो इसलिए ये बीच का एक रास्ता हो गया। उसके बाद से देखिए फिर आगे, वैश्विक जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए देश को सीसीएस में सहयोग करने के लिए साथ ही ज्ञान एवं विशेषज्ञता भी साझा करना चाहिए। तो अब ये भी एक चीज है, जैसे कि मान के चलिए अगर हम लोग अब हम लोग सब लोग जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उस तैयारी में आप देख रहे हैं कि हर कोई अपना अलग अलग तरीके से प्लानिंग करके जो है स्टडी कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हर कोई अलग अलग तरीके से जो स्टडी कर रहा है, यदि ये सब लोग अपना अपना एक प्लान शेयर करें तो जिसको जो प्लान बेहतर लगे वहां से वो सीख करके अपने में यूज कर सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जो है वर्ल्ड लेवल पे इतने सारे देश हैं अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, तो लोग अगर सभी एक दूसरे से जो है इस बारे में ज्ञान का साझा करेंगे, तकनीक का साझा करेंगे कि हाँ भाई ये एक तकनीक है जो कि सस्ता है, टिकाऊ है, सुंदर सस्ता टिकाऊ ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो पता नहीं जो है ना एकदम मतलब थोड़ा सा मेरे को टू द पॉइंट कोई बात ना जल्दी से मैं नहीं बोल पाता हूँ। समझने के लेवल पे मैं बहुत अच्छे समझ जाता हूँ लेकिन टू द पॉइंट नहीं हो पाता है। कई बार क्या है जल्दी से जैसे लोगों का नाम भूल जाना, ठीक है, याद नहीं रहना, नाम चेहरा तक भूल जाता हूँ 2-3 दिनों में। तो ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम है, तो इस कारण से मैं जल्दी से नहीं बोल पाता हूँ। गाना भी जैसे सुनते हैं ना तो जल्दी मैं गाना जल्दी से याद नहीं कर पाता हूँ। वो गाना सुन लेता हूँ लेकिन वर्ड टू द पॉइंट वर्ड ये मतलब याद नहीं रहता उसका, तो उस तरीके से गा नहीं पाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि समझने के लेवल पे मतलब थोड़ा बेहतर रहता है, जल्दी से समझ जाता हूँ किसी चीज को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कि इस तरीके से अगर हम लोग सभी देश जो है मिल करके कुछ ना कुछ नए तकनीक का और विशेषज्ञता जो है अपना अपना एक, यहाँ पे जो है सभी लोग कुछ ना कुछ ज्ञान का साझा करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग कुछ नया तकनीक जो है हम लोग को मिल जाए, सभी देशों को मिल जाए, हम लोग को मिल जाए, ताकि हम लोग क्या करें, कार्बन उत्सर्जन से यहाँ पे एक तरीके से उसको क्या मैनेजमेंट कर सकें उसका। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो हम लोग को फैलना है उसका संग्रहण करने का एक बेहतर तकनीक मिल जाए, उसका उपयोग करने का बेहतर तकनीक मिल जाए। साझाकरण पहलों की स्थापना से नवीन कार्बन कैप्चर जो है यहाँ पे समाधानों के विकास और अभिग्रहण में तेजी आएगी, तो उसी बारे में ये भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो पॉइंट है उन सभी चीजों से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को मतलब एक सुझाव के रूप में हम लोग वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट और है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कार्बन क्रेडिट के माध्यम से कार्बन ट्रेडिंग, जैसे कि यहाँ पे पेरिस समझौते के बाजार आधारित तंत्र के साथ जुड़ने की सीसीएस की क्षमता को रेखांकित करती है। कृषि पद्धतियों में यहाँ पे शून्य जुताई, ये भी जो है हमारे को एक तरीके से यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक मदद करती है। स्थिरीकरण जो हम लोग देखा उसमें ये मदद करती है। ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के संदर्भ में भारत जो है अब यहाँ पे वर्ष 2030 तक जो है अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये एक पॉइंट के रूप में जो है हम लोग अपने मतलब हमारे भारत के बारे में कुछ एक पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने आज कंप्लीट बहुत अच्छे से इसको देखा, इस टॉपिक को। ठीक है, काफी अच्छे से ये आप लोगों ने अगर समझा होगा तो आप हमेशा इसको कभी भी आप अब अगला पॉइंट इससे संबंधित पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी से हमारा मेंस का भी प्रश्न है।
तो आपको यहाँ से एक मेंस की यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दे रहा हूँ, आपको इसका उत्तर लिखना है और टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड करना है, वहाँ पे डालना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, कार्बन संग्रहण और उपयोग से आप क्या समझते हैं? यह भारत के 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है? 150 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन आपको लिखना जरूर है। ठीक है, लिख करके आप लोग देखिए, एक दूसरे को आप लोग देख करके मत काम कीजिए। आप लोग फ्यूचर के आईएएस हैं, ठीक है, आईपीएस हैं, आप लोग बहुत बड़ा एक ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग के सामने अगर मतलब आप देखते हैं कि जो यूपीएससी है वो किस तरीके से डेवलप करता है, हर तरीके से डेवलप करता है वहाँ पे। तो अगर कोई ग्रुप में आंसर राइटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप किस तरीके से अपना तैयारी कर रहे हैं ये मतलब रखते हैं। यहाँ पे आप उसको ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी देख रहे हैं कि आप कंपटीशन किस तरीके किस लेवल का है, तो आप अपने आप को बेहतर कीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। आप अकेले डालिए, आप जो भी देख रहे हैं आप लोगों को कम से कम एक इस तरीके से जुड़ाव हो, मैं इतना फीलिंग से आपको बात कर रहा हूँ तो आपको कम से कम फील हो। ठीक है, कोई रिव्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई आंसर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, लिख रहा है कि नहीं डाल रहा है, लेकिन आप डेली अगर यहाँ से आपको बल्कि एक रास्ता भी मिल जा रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, आपको मेहनत करना है बस। आप मेरे साथ अपना जो है रूटीन को बेहतर कर सकते हैं लगातार डेली। तो आपके पास रास्ते हैं, आपको किस तरीके से चलना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको अगर बेहतर करना है तो आप लोग यहाँ से हर दिन एक आंसर राइटिंग जरूर लिखे। कितना भी गंदा लिखे, खराब लिखे, कोई मैटर नहीं करता है, सब धीरे धीरे सब चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं जिस दिन जल्दी बोलता हूँ ज़्यादा लेट हो जाता है लग रहा है आज। अब देखता हूँ, पता नहीं कितना टाइम हो गया, लगभग बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण, ठीक है, विधेयक 2023, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे आगे, बीच में कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा मैं, हम लोग लगातार अब आगे बढ़ेंगे। आप लोग पूरा फोकस हो जाइए, फोकस ही होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं ये मान करके चलता हूँ, मैं अपने विश्वास पे चल रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आप लोगों को अपने आप जो है फोकस आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है, कमेंट करके बताइएगा, कुछ तो कमेंट करके बताओ आप लोग। चलिए देखते हैं, आवश्यकता देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023 है, इसको हम लोग सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सेवा, अब इसको मैं नॉर्मली आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाता हूँ। अगर मैं समझाता हूँ तो पढ़ करके थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मैं पढ़ूंगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि हम लोग लगातार अलग अलग तरीके से बैंकिंग सेवाओं में, टेलीकॉम सेवाओं में, चिकित्सा, ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, चाहे ऑनलाइन का कोई भी ऐसी योजनाओं से संबंधित कार्य करना हो, चाहे हर चीज़ जो भी ऑनलाइन में हम लोग कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, नॉर्मल से छोटा छोटा चीज़ों में भी लगभग हम लोग का हर जगह पे हम लोग जो है अपनी जानकारियाँ देते हैं। तो वो जो जानकारियाँ हैं, वो जानकारियाँ कितनी सुरक्षित है ये हम लोग को नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को उसके ऊपर संकट बना रहता है उसका दुरुपयोग होने का। तो इसलिए हमारे पास जो है हम लोगों को ये डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण जरूरत पड़ा। फिर देखेंगे कि हम लोग को गोपनीयता, अब गोपनीयता भी है, और हम लोग लगातार हमारा जो है व्यक्तिगत जितने भी डाटा हैं, मतलब व्यक्तिगत जानकारियां वो रिवील हो रही हैं या फिर होंगी, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी गोपनीयता पे भी असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, हमारे आज़ादी पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भी जो है यहाँ पे ये जरूरी था, क्या, डीपीडीपी, ठीक है, डीपीडीपी ये जरूरी था। उसके बाद से सरकार को यहाँ पे जनता का कल्याण करना होता है, और इससे बेहतर जो है ये नियोजन के लिए देश में यहाँ पे रह रहे लोगों का भी डाटा, ये सब भी होना आवश्यक है। ठीक है, और इन सभी का जो है दुरुपयोग ना हो ये भी ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को जो है मतलब रोकने के लिए एक थोड़ा सा कठिन काम है। ये सब चीज़ों को बिना अगर कानूनी आप कोई चीज़ अगर कानून नहीं बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए भी जो है इसमें ये जरूरी था। ठीक है, ये विधेयक जरूरी था। उसके बाद से
यहाँ पे देखिए कि अभी के डेट में आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा, है ना। नए नए चीज़ें जो है अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसमें कि आप एक क्लिक में आपका बहुत सारी जानकारियाँ जो है हैक हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है ये विधेयक जरूरी था। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे कि जो है न्यायमूर्ति के एस यहाँ पे पुट्टास्वामी, ये इनको ये इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट जैसे कि क्या होता है हम लोग को प्रीलिम्स में एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है, तो उस पॉइंट में अगर ये ऐड होता है तो आपको थोड़ा ध्यान रहे। प्लस आप मेंस में ये राइटिंग आप इसमें अगर आपको आंसर राइटिंग में अगर आप लिखते हैं इस चीज़ को, इस पॉइंट को, तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। तो न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीयों के पास निजता का संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 से संबद्ध है, ठीक है। तो अब हमारा जो है जितना भी गोपनीयता से संबंधित जो चीज़ें हैं, निजता से हमारी जो चीज़ें हैं, वो सभी हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसमें हम लोगों ने आवश्यकता को समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, ठीक है। जैसे देखिए व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण और उपयोग वैध होना चाहिए, तो इस सब चीज़ों का प्रावधान इसमें पारदर्शिता के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। और उद्देश्य पूरा होने के बाद से जो है डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसमें है। फिर व्यक्तियों का जो डेटा यहाँ पे एक व्यक्तियों का जो है प्रासंगिक डेटा जो है एकत्रित करना चाहिए, है ना, मतलब प्रासंगिक होना चाहिए वो जो डेटा है, अन्यथा किसी भी चीज़ को आपको अगले का जो है डेटा, व्यक्तिगत डेटा नहीं लेना है। पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति ही एकमात्र जो है उद्देश्य, उसी की पूर्ति के लिए ही आपको केवल उस डेटा का यूज करना चाहिए और डेटा की सटीकता। तो ये सब चीज़ें जो है एक प्रावधान इन सभी चीज़ों का एक ये सब चीज़ें इसमें की गई हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से आप समझेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। जैसे कि देखिए इसमें अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि इसमें उल्लंघन के लिए भी प्रावधान है, यानी कि जो है यहाँ पे दंड देने का भी प्रावधान है। तो बिल में यहाँ पे मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में यहाँ पे संबंधित इकाई पर जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 250 करोड़ तक का यहाँ पे जुर्माना। तो ये सब आजकल इस तरीके से प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आजकल, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बन जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत अपराधों के लिए जुर्माना 10,000 रुपए तक का यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और उसके बाद से कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अदालतों और कानून प्रवर्तन जो है एजेंसियों को प्रमुख आवश्यकताओं से यहाँ पे एक व्यापक छूट मिली हुई है। मतलब अदालत वगैरह और कुछ प्रमुख जो है प्रवर्तन एजेंसियाँ जो होंगी, जिनको हम लोग को जो अपना डेटा जो है वो लोग अगर उसका यूज करते हैं तो वो लोग क्या है, इस उल्लंघन या दंड से बाहर रहेंगे, ठीक है। फिर अपराध से संबंधित कोई जांच वगैरह प्रक्रिया की जा रही है तो उसमें भी हमारा डाटा का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पे जो है ये अधिनियम जो है, यह अधिनियम हो गया तो ये अब लागू नहीं होगा। फिर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था रख रखाव, इससे संबंधित अगर कुछ बातें हुई तो हमारे जो है ये विधेयक वहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ छूट भी दिया गया है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद से डेटा संरक्षण बोर्ड की भी स्थापना यहाँ पे इस विधेयक के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो है डेटा संरक्षण बोर्ड का यहाँ पे गठन का भी प्रावधान है, प्रस्ताव किया गया है और सरकार के द्वारा यहाँ पे ये गठित होगा और तकनीकी विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। बोर्ड का उल्लंघन की यहाँ पे जांच वगैरह भी करेंगे लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, अगर और इससे कुछ क्लियर बातें होंगी तो उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि डेटा प्रिंसिपल और डेटा प्रत्ययी, ठीक है, जिसको फिड्यूशियरी भी यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रत्ययी को फिड्यूशियरी भी कहा जा रहा है। तो ये जो कुछ कुछ पॉइंट है थ्योरी पे ये काम कर रहा है, तो उसको भी हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो जैसे कि देखिए जो डेटा प्रिंसिपल जो है ये कौन व्यक्ति होगा, तो ये उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्रित किया जा रहा है,
ठीक है। तो वो डेटा प्रिंसिपल होगा। तो डेटा प्रिंसिपल कौन हुआ? कोई एक व्यक्ति, ठीक है, जो कंपनी को अपना डेटा दे रहा है। तो ये व्यक्ति जो होगा, ये व्यक्ति होगा डेटा प्रिंसिपल। डेटा फिड्यूसरी कौन सा होगा? तो डेटा फिड्यूसरी जो होगा ये कंपनी होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये वर्ड जो है, ये सब वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, तो डेटा फिड्यूसरी जो वह व्यक्ति या फिर इकाई, कंपनी, फर्म, राज्य, ये लोग हैं। ठीक है, तो इन दोनों, अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट जो है पूरा ये जो है विधेयक यहाँ पे चलता है। ये सब वही बातें हैं जो मैं आपको फर्स्ट में बताया हूँ। ठीक है, कि जो है आप नॉर्मली देखिए सब चीज़ को समझ सकते हैं कि जो डेटा का उपयोग करेंगे वो डेटा को जितना मतलब ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, उतना ही उपयोग करना है। ठीक है, डेटा जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। डेटा किसी भी मतलब एक्स्ट्रा जो डेटा उसको उस तरीके से नहीं लेना है, प्लस उसकी जो है संरक्षण भी करना ज़रूरी है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो जो यहाँ पे फिड्यूसरी है, यानी कि जो इकाई है, वो इकाई अगर किसी व्यक्ति का डेटा लेता है तो जिम्मेदारी भी इसी कंपनी की होगी कि जो है उस व्यक्ति का डेटा उसको सुरक्षित करके रखे, उसके लिए वो जवाबदेह होगा। तो ये कुछ कुछ मेन बातें जो हैं इसमें की गई हैं इस विधेयक में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न जो है, यहाँ पे आप इससे संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पे एक पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? 2021, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी मैं आपको बताया था ये अनुच्छेद 21, और ये क्या, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में ये मामला हुआ था। इसी मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ये बताती है कि ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, निजता के अंतर्गत मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 21। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न देखिए, निजता के अधिकार को जीवन और एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन यहाँ पे सही है, या फिर यहाँ पे समुचित ढंग से जो है अर्थित होता है? ये 2018 में इस तरीके से प्रश्न बना था। तो ये प्रश्न आप देखिए 2018 में या फिर 2021 में रिपीट हुआ यही। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया, लेकिन आंसर यहाँ पे भी अनुच्छेद 21 ही है। ठीक है, तो संबंधित चीजें देखिए, इससे कैसे संबंध है डेटा संरक्षण और ये निजता। ठीक है, आप देखिए यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा गया था कि निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय ने नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। ठीक है, निर्णय मतलब यहाँ पे निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। 2017 में ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लाउडेड लेपर्ड, यानी कि बादल वाले तेंदुए। तो ये अभी न्यूज में आ गए, खेल रहे थे लोग, तो न्यूज वाले देख लिए कहीं से घूमते फिरते लोग को, तो लोग ने न्यूज में यहाँ पे आ गया था हिंदू में, तो हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है यहाँ पे एक आर्बियल मतलब आर्बरियल बिल्ली है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनका अलग अलग तरीके से उनको जो है डिवाइड किया जाता है, तो इसी तरीके का नाम है। और ये अपना जो अधिकांश समय जो है वो पेड़ों पे बिताती है। तो कुछ कुछ विशेषताएं जो है उसको अच्छे से याद रखिएगा, विशेषताएं जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये विशेषताएं एक, प्लस उसकी सूचियों में क्या स्थिति है अभी संकट की स्थिति में। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो IUCN की लाल जो रेड सूची है उसके अंतर्गत ये संवेदनशील है। ठीक है, बादल वाले तेंदुए याद रखिएगा। ठीक है, और साइट्स के परिविष्ट एक में इसको रखा गया है। ठीक है, और ये देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये मेघालय का राज्य पशु भी है। आप देखे होंगे प्रश्नों में कि प्रश्न जो है इस तरीके से कहानी के तरीके से प्रश्न शुरू होता है कि इसकी विशेषताएं वगैरह सब चीज को बताते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में जो है किसकी कहानी सुनाई जा रही थी। तो वो जो है यहीं से हम लोगों को समझ में आएगा, इसकी विशेषताएं सारी चीजें इसके बारे में पढ़ने से। वैज्ञानिक नाम इसका है जो यहाँ पे नियोफेलिस नेबुलोसा, ये नाम है वैज्ञानिक नाम।
ठीक है, जितना हो सकते हो उतना आप कम से कम याद रखिएगा। फिर इसका औसत जीवन काल 12 से लेकर के 15 वर्ष तक होता है। फिर भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके अलग अलग जगह पे ये लोग मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो मेघालय में है। उसके बाद से बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल। फिर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आपको त्रिपुरा मिलेगा। फिर ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। तो इस तरीके से जो है इतने सारे जो अलग अलग उद्यान है इसमें देखा जा सकता है इनको। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, असम। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग का ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र जो है ये वाला पूरा एरिया जो है ये वाले क्षेत्र में जो है पूरा आपको दिख रहा है ये जो है। ठीक है, बादल वाले तेंदुए या फिर क्लाउडेड लेपर्ड जो है इनका जो है स्थिति अगर इस तरीके से भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये लोग क्या है पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो लगभग सबको आप पूर्वी क्षेत्र में ही देख रहे हैं, है ना? तो इसलिए ध्यान रखेंगे ऐसे भी। अब यहाँ पे जो है भारतीय ईगल उल्लू। ठीक है, तो भारतीय ईगल उल्लू है ये। देख रहे हैं किस तरीके से इसका डरावना ये लोग का आंख रहता है। चलिए देखते हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग को देखना है अभी। तो यहाँ पे देखिए ये सब न्यूज में है इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तो इसका जो रेड लिस्ट में अभी क्या स्थिति है, तो सबसे कम चिंता का विषय इस तरीके से जो है रेड लिस्ट में इस तरीके से लिस्टेड है इसमें। फिर साइट्स का परिविष्ट 1 में इसको रखा गया है। उसके बाद से ये किस जगह पे रहता है, तो ये लोग जो है पूरा भारत में ये लोग दिखते हैं। ठीक है, और ये लोग मुख्य भूमि में ये लोग चट्टानी क्षेत्रों में हल्के मध्यम जंगलों में भी ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इनका कुछ सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक है, भारतीय ईगल उल्लू का। ठीक है, यहाँ पे देखिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने एक चील उल्लू के बारे में जो है यहाँ पे एक लोक कथा दर्ज की। तो यहाँ पे इसके बारे में इस उल्लू के बारे में एक लोक कथा भी यहाँ पे चर्चित है। तो इसलिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या है, तो कहानी के अनुसार जो है यदि एक चील उल्लू फंस जाए और उसे भूखा रखा जाए तो वह मानवीय आवाज में बोलेगा और सुनने वालों के भविष्य की भविष्यवाणी भी करेगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों को बहुत डीप बातें हैं जो मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, और देखिए ये जो पक्षी है ना इंसानों की तरह जो है अजीब चीख निकालता है ये, और इसलिए इसको जो है भारत में जो है जंगल का भूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में खास करके ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ विशेषताएं इसके बारे में। फिर ये आता है यहाँ पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा देखना जरूरी है। ठीक, चलिए मैप में पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर है। मैप में आप देखेंगे कि जो श्रीशैलम नागार्जुन यहाँ पे आप देखेंगे ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये वाला। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है आंध्र प्रदेश का बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैप में आप लोगों को ध्यान अगर आप देंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आंध्र प्रदेश का दिख रहा है, आंध्र प्रदेश का ये बॉर्डर दिख रहा है। मैं लाइन कर रहा हूँ, लाइन करने से समझ में ही आएगा, यहीं से लाइनिंग नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम और फिर यहीं पे आप देख रहे हैं अमराबाद। ठीक है, और ये जो है ये बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, किसके बॉर्डर लाइन पे, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब कुछ खास विशेष बातें जो है हम लोग थोड़ा सा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। इस अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर जो है 1978 में जो है घोषित किया गया और 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा मान्यता भी मिली। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ रिजर्व है। 1992 में इसका नाम बदल करके राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया था।
टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यहाँ पे 5 जिलों में जो है फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकतर जो है नल्ला माला जो पहाड़ियां हैं उसमें शामिल हैं। बहुउद्देशीय जलाशय यहाँ पे श्रीशैलम और नागार्जुन सागर रिजर्व भी स्थित हैं। कृष्णा नदी इस अभ्यारण्य के बेसिन को काटती है। तो ये कुछ कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीच बीच में न्यूज में आते ही रहेगा, पढ़ेंगे, कोई ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। देखिए, चीनी अधिशेष संकट का कारण, ये अब पॉइंट है, हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये न्यूज में अभी चल रहा है, क्योंकि देखिए इस बार हम लोगों ने क्या किए हैं कि जो चीनी का जो उत्पादन है उसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर लिया है। ठीक है, यानी कि गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो गया, उससे चीनी का उत्पादन ज्यादा हो गया। फिर क्या हुआ कि हम लोग को पता है कि ब्राजील जो है हमारे से आगे लेवल पे है, पहले नंबर पे आता है उत्पादन में। अब इस बार क्या हुआ कि ये दूसरे नंबर पे आ गया, मतलब थोड़ा सा पीछे हो गया, हम लोग इससे आगे बढ़ गए। तो ब्राजील जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गया हम लोग से, तो इसलिए जो है अब हम लोग के ऊपर जो है ये लोग थोड़ा सा एक मतलब हमारा शिकायत करने के लिए लोग चले गए WTO में। तो इसलिए जो है हम लोग को फिर ये न्यूज में पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग आज इसको न्यूज में पढ़ रहे हैं। यानी कि 2021-22 में भारत का उत्पादन जो है ये बहुत अधिक हुआ था। इतना अधिक हुआ था कि ये वर्ल्ड लेवल पे पहले नंबर पे आ गया उत्पादन में। उपभोक्ता तो है ही है पहले नंबर पे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अब 2021-22 में भारत यहाँ पे 359 लाख टन के रिकॉर्ड के साथ दुनिया के अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में ब्राजील से आगे निकल गया है। ठीक है, फिर ये लोग क्या किए, तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे ग्वाटेमाला ने वैश्विक चीनी बाजार में किसानों को अत्यधिक निर्यात सब्सिडी और घरेलू समर्थन प्रदान करने के लिए भारत के खिलाफ यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में शिकायत कर दिए ये लोग जा करके कि ये कुछ ज्यादा ही अपने किसानों को जो है ये लोग एक तरीके से सब्सिडी वगैरह दे करके उनको कुछ ज्यादा ही प्रोत्साहित कर दे रहे हैं, और प्रोत्साहित करने के कारण से जो है हम लोग दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो ये प्रॉब्लम चल रहा था, हम लोग को थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कि थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि जो हम लोग एक्स्ट्रा जो चीनी है, जैसे नॉर्मली चल रहा था उससे ज्यादा हम लोगों ने इस बार जो है चीनी का उत्पादन कैसे कर लिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है कि जैसे भारत जो है दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए इसे अपनी विशाल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करना भी आवश्यक होगा। अतिरिक्त चीनी उत्पादन उन नीतियों और प्रक्रियाओं का परिणाम है जो किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर केंद्र सरकार एक उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण योजना प्रदान करती है, जो मैं यहाँ पे आपको बताया FRP करती है, जिसके तहत चीनी मिलों को यहाँ पे गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। फिर राज्य सरकारें भी अलग से जो है वो गन्ने को मतलब गन्ना वृद्धि के लिए ये लोग भी अलग से प्रोत्साहित करते हैं, ये लोग भी सब्सिडी देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से ये सब जो कारण है जिसके कारण से जो है चीनी जो है उत्पादन अधिक हुआ है। तो अब चीनी है तो अब गन्ने के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे गन्ने और ये सब चीजों से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो देखिए गन्ने के बारे में कुछ कुछ बातें। सबसे पहले तो क्या है, इसका तापमान किस तरीके से रहता है, तो इसमें क्या है उष्ण और आर्द्र जलवायु की स्थिति रहती है, और ये जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है इसके लिए बेहतर तापमान रहता है। ठीक है, और वर्षा लगभग यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मिट्टी का प्रकार तो यहाँ पे देखेंगे कि ये गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी होती है। तो लगभग सभी मिट्टी में ये हो जाता है, जैसे कि जो लोग भी जो इसको जल जितना ज्यादा पूर्ति करा सके तो उस तरीके से मिट्टियों में ये पनप जाता है, मतलब हो जाता है, पनप नहीं मतलब उग जाता है। उसके बाद से देखिए शीर्ष गन्ना जो उत्पादक राज्य हैं कौन कौन से है, तो देख लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, उसके बाद से बिहार है। तो कुछ कुछ ये सब डेटा याद रखना जरूरी है।
फिर ब्राजील के बाद जो है भारत गन्ने का यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन अभी क्या है, इस बार आगे निकल गया है। इसमें बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की भी आवश्यकता होती है, इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम भी लगता है। चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार के द्वारा दो पहल की जाती है। कौन कौन सी, तो देखिए, चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना और दूसरा जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन योजना। तो ये दो अभी योजनाएं चलाई जा रही है, इसके लिए भी इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं जो है FRP जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें। उचित और लाभकारी मूल्य, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार जो है उचित और लाभकारी मूल्यों की घोषणा करती है, और जो है यहाँ पे जो कृषि लागत और मूल्य यहाँ पे मूल्य आयोग, ठीक है, CACP की सिफारिश पर निर्धारित होते हैं। तो CACP जो है यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग जो है वो निर्धारित करता है इनको कि किस तरीके से जो है इनको समर्थन देना है। और जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसको घोषित किया जाता है। तो ये जो घोषित करते हैं, इस घोषणा में ये लोग जो समिति है, इस समिति में जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद से गन्ने का मूल्य जो निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के वैधानिक प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होता है। फिर केंद्र सरकार के द्वारा तो ये हो गया। अब राज्य सरकारें भी जो है इन लोगों को समर्थन मूल्य प्रदान करती है, जिसको हम लोग SAP कहते हैं, ठीक है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारों के द्वारा राज्य समर्थन मूल्य SAP की घोषणा की जाती है। SAP आमतौर पर जो है ये FRP से अधिक होता है, और होना होगा भी, है ना। ये केवल एक राज्य के अंतर्गत की बात है, पूरे देश भर की बात है। चलिए, अब हम लोग उसको समझ गए, तो हम लोग उससे संबंधित चीजें क्या है, MSP भी है। तो MSP के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। MSP किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य है, ये जिसे सरकार किसानों हेतु लाभकारी मानती है और इसलिए समर्थन योग्य भी है। तो यह वह कीमत भी है जिस पर सरकारी एजेंसियां फसल विशेष की खरीद करती है तो उसको भुगतान करती है। तो एक कीमत भी ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस मायने में भी हम लोग कह सकते हैं। फिर आगे कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा भी इनका एक अनुशंसा किया जाता है। फिर जाके आगे सरकार जो है उसको उस तरीके से समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। लेकिन जो है अनुशंसित ये इन लोग करते हैं, यानी कि सिफारिश करते हैं सारी चीजों को विचार विमर्श करके। अब देखिए कि ये जो मतलब ये समर्थन मूल्य है कौन कौन से फसलों पे लगता है, क्योंकि देखिए आपको अभी जो पिछला 2023 का जो मैं प्रश्नों का एनालिसिस कर रहा था उसमें मैं आपको बताया था समर्थन मूल्य से संबंधित एक प्रश्न। तो ये सब फेवरेट प्रश्न है UPSC का। देखिए यहाँ पे तो अनिवार्य फसलों में जैसे कि खरीफ मौसम के जो है 14 फसल हैं, रबी फसल के यहाँ पे 6 फसल हैं, ठीक है, और फिर अन्य वाणिज्यिक फसल है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अनाज में, तो इसमें धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। फिर दालों में 5 हैं, तो इसमें चना, अरहर, तूर और मूंग, उड़द, ठीक है, अन्य दालें। फिर तिलहन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था इस बार। तो इसमें 8 है, मूंगफली, यहाँ पे रेपसीड या सरसों, फिर तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल और कुसुम बीज, और यहाँ पे नाइजर बीज, ठीक है। फिर इसमें कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, भूसी वाला यहाँ पे नारियल वस्तु, ये सब भी आपूर्ति और मांग की स्थिति के अनुसार से जो है इन लोगों का सबका निर्धारण किया जाता है समर्थन मूल्य। देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य जो है किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न है यहाँ पे। नॉर्मली ये 2015 का प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा आपको इतना मतलब आसान भाषा में आपको मतलब बता दिया गया, नहीं तो थोड़ा सा ये सब डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद अच्छा एक और प्रश्न है।
हाँ, ये प्रश्न देखिए 2020 में। अब इस प्रश्न को देखिए किस तरीके से पूछा गया है। तो बहुत चेंजेस आया और 2023 में तो और ज्यादा यहाँ पे चेंजेस आ गया है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा ये थोड़ा सा आगे बढ़ करके प्रश्न पूछ लिया गया है। देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 जो है, जब बर्ड चिप यहाँ पे सैंपलिंग, ठीक है, सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में यहाँ पे प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में पर्याप्त बचत होती है। ठीक है, ये किसके बारे में, गन्ने की खेती के बारे में ही बोला जा रहा है। लेकिन वर्तमान में कुछ अलग अलग एक प्रवृत्तियां या फिर इसको पद्धति बोलिए, बहुत ज्यादा वर्ड इधर उधर करता है ये। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो किस किस तरीके से जो है हम लोग गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं, करते हैं, उसके लिए हम लोग अलग अलग पद्धति यूज करते हैं, तो उसी में एक ये है। फिर दूसरा देखिए, जब यहाँ पे सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब जो है एक कलिका सेट्स का यहाँ पे अंकुरित प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होती है या होता है। फिर दूसरा, खराब मौसम की दशा में जो है यदि सेट्स का सीधा रोपण होता है तो एक कलिका सेट्स का यहाँ पे जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में यहाँ पे बेहतर होता है। चौथा, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग्स से की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ। ये जैसे कि ये जो दोनों है ना, इसमें सही ऑप्शन नहीं है, ये सही पॉइंट्स नहीं है, ये दोनों जो है वो सही है। ठीक है, अब ये दोनों जो है यहाँ पे बर्ड बर्ड चिप यहाँ पे सेटलिंग्स क्या है, और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे उत्तक संवर्धन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तक संवर्धन तकनीक। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि उत्तक संवर्धन तकनीक ये ऐसा तकनीक है जिसमें पौधे के टुकड़ों को जो है यहाँ पे संवर्धित किया जाता है। तो वहां बोला गया, अभी आप ऑप्शन देखिए, पहला वाले में आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो है मतलब किस तरीके से उसका जो एक उसके पार्ट्स पार्ट्स को लेकर के जो है हम लोग उसके उत्तकों को निकाल करके, ये अलग है, उसको मैं बता रहा हूँ पहले। उसके पार्ट्स को लेकर के हम लोग यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, बीज बीज का जो है बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल ठीक था वो, है ना। अब यहाँ पे उत्तक के बारे में, अगर उसके कुछ कुछ उत्तकों का हम लोग, जैसे पेड़ का जो हर एक चीजों का जो उत्तक होता है, हम लोग उसको लेकर के अगर उसका संवर्धन करके उससे हम लोग यहाँ पे उगाएं, जैसे यहाँ पे उगाया जा रहा है अलग से, तो इसमें भी हम लोग को बीज की आवश्यकता नहीं होगी, और प्लस उत्तक से हम लोग वहाँ पे इस तकनीक के द्वारा हम लोग जो है उसका संवर्धित कर सकते हैं, उसको भी हम लोग उसको उगा सकते हैं, है ना। ये क्या है, इसको प्रयोगशाला में उगाया जाता है। फिर यह मौजूदा वाणिज्यिक किस्मों के यहाँ पे रोग मुक्त गन्ने के बीज के यहाँ पे तेजी से उत्पादन और आपूर्ति का एक नया यहाँ पे तरीका भी प्रदान करता है, और यह स्रोत जो है पौधों की प्रति बनाने के लिए भी यहाँ पे मेरिस्टेम का उपयोग करता है, और फिर यह आनुवांशिक पहचान को भी संरक्षित करता है। ठीक है, उसके बाद बस ये लास्ट पॉइंट है, बर्ड चिप तकनीक। तो ये क्या तकनीक है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वैसे ये इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं पहले, वैसे फिर भी यहाँ पे देखते हैं एक बार कि उत्तक संवर्धन के व्यवहार्य विकल्प के रूप में यह द्रव्यमान को कम करती है और बीजों की त्वरित यहाँ पे गुणन को सक्षम बनाती है। तो देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है आपको चित्र, तो ये बीज से संबंधित है। ठीक है, ये बीज को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अलग जगह पर के, जैसे यहाँ पे हम लोग खेत में डायरेक्टली उसको नहीं करते, हम लोग उसको अलग से लैब में उसको ले जा करके उसको व्यवस्थित तरीके से हम लोग इसका इस तरीके से बर्ड निकालते हैं छोटा छोटा, फिर उसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे यह विधि 2 से 3 कली सेट्स लगाने की पारंपरिक विधि की तुलना में अधिक किफायती और सुविधाजनक साबित हुई है। इसके तहत जो है रोपण के लिए उपयोग की जाने वाली बीज सामग्री पर पर्याप्त बचत के साथ रिटर्न अपेक्षाकृत बेहतर है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि 2 कलियों वाले सेट्स यहाँ पे बेहतर उपज के साथ लगभग 65 से 70% जो है अंकुरण प्रदान करते हैं। खराब मौसम में बड़े सेट्स जो है बेहतर जीवित रहते हैं, लेकिन रासायनिक उपचार से संरक्षित होने पर सिंगल
जो है बडेड सीड भी जो है 70% तक अंकुरन यहाँ पे प्रदान करते हैं। उत्तक संवर्धन का उपयोग गन्ने को अंकुरित करने और उगाने के लिए किया जा सकता है, जिसे बाद में खेत को रोपित किया जा सकता है। ठीक है, खेत में जो है उसको रोपित किया जा सकता है अलग से। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली हम लोगों ने देख लिया आज का करंट अफेयर्स, और सारे जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताया सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, कैसा लगा आपको ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।